नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के हालचाल जानते हुए। और बांग्लादेश के हालचाल जानने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हाल ही में एक सुर्खी बनी है, और वो सुर्खी ये है कि बांग्लादेश के खुद जो जनरल हैं यानी आर्मी चीफ हैं, उन्हें लगता है कि जल्दी ही बांग्लादेश के अंदर कुछ खतरनाक होने जा रहा है। ऐसी जानकारी क्यों निकल कर आ रही है? क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद से ये भाई साहब जब से सत्ता संभाले हैं, जो कि एडवाइजर के पद पर ही रहते रहते न जाने क्या कुछ बन गए हैं, इनके आने के बाद से बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो वायलेंस की ही वानगी बनता जा रहा है। ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं प्रतीत हुआ जिससे बांग्लादेश सही रास्ते पर आता दिखाई दिया हो। लेकिन हाँ, इंटरनेशनली एक घटना जबरदस्त हुई है, और वो घटना ये है कि ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, बहुत से देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन सुर्खियां बन गया है। सत्ता परिवर्तन सुर्खियों में है, तो ऐसे में आप चाहें तो खबर उठाकर देख सकते हैं कि कैसे कनाडा के अंदर पीएम इस्तीफा दे देते हैं, जर्मनी के अंदर दक्षिणपंथी सरकारें बनने लगती हैं, और तो और बांग्लादेश के केस में भी अब ऐसी ही सुर्खियां संभावित लग रही हैं। क्योंकि कहा जाता है कि शेख हसीना से आइडियोलॉजिकली जो है वो ट्रंप काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। बाइडेन और शेख हसीना एक दूसरे की खिलाफ विचारधाराओं की मानी जाती रही हैं। हालांकि अमेरिका की नीतियां इतने माइनर लेवल पर कितना गहरा असर डालेंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बांग्लादेश के सेना प्रमुख का ये बयान फिलहाल की सुर्खी बनी हुई है, और यहां के आर्मी चीफ का ये कह देना कि बांग्लादेश बहुत बड़ी रिस्क की तरफ बढ़ रहा है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पक रहा है जो सेना को अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से पता चल चुका है। या ये कहिए कि इतने दिन की जो शांति फिलहाल चल रही है बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के जाने के बाद से, और उसके बाद शेख हसीना की वापसी की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों से कहीं ना कहीं बांग्लादेश में बड़ी अस्थिरता आने वाली है। इसी वजह से बांग्लादेश के आर्मी चीफ का यह बयान इस समय की हेडलाइन बन चुका है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उजमान हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेता आपस में फिलहाल झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो कुछ भी आप आरोप लगा रहे हैं, इससे आने वाला समय संघर्षों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बात इन्होंने बोली कहां, और उस बोलने वाली जगह का वर्तमान में कंटेक्स्ट क्या है उसे समझना होगा। ब्रीफ में मैं आपको बता दूं तो ये पिलखाना हत्याकांड में मारे गए सेना अधिकारियों के लिए कार्यक्रम में थे, और वहां पर इन्होंने इस तरह की बात कही। इन्होंने कहा कि अगर आप आपस में ही कीचड़ उछालते रहेंगे तो देश और राष्ट्र की स्वतंत्रता और संप्रभुता दांव पर लग जाएगी। मैं चेतावनी देता हूं, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आप लोगों को सावधान नहीं किया था। अर्थात नेता जो आपस में उलझ रहे हैं, अब नेताओं के बारे में तो जानकारी आपको बेहतर है, इस तरह से बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से उलझते चले जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इस बात को इतना महत्व देने की जरूरत क्या है? देखिए, इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। असल में ये प्रासंगिकता बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस पिलखाना नरसंहार की इन्होंने बात की, जिस पिलखाना नरसंहार के समय इन्होंने बात की, वो बातें आपको जानना जरूरी हैं। असल में इनका कहना है, ऐसे कार्यक्रम में जहां पे जिन लोगों ने मारा वो जेल में थे, लेकिन वो लोग जेल से फिलहाल जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर निकली, उन्हें रिहा कर दिया गया। मतलब सेना के अधिकारी का जो ये दर्द है, जो सेना के फिलहाल इस समय सर्वे सर्वा हैं, और उनका दर्द कहिए या डर कहिए, जिसकी वजह से वो इस तरह के बयान देते रहे हैं। चलिए एक एक करके सारी बातों को विस्तार से, कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पिलखाना ट्रेजेडी पर। ये बांग्लादेश के अंदर राइफल रिवॉल्ट के नाम से जानी जाती है, क्रांति के नाम से जानी जाती है। कहते हैं 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच में 2009 के अंदर बांग्लादेश के अंदर एक म्यूटिनी हुई थी। यानी कि सत्ता सरकार जो है वो कुछ इस प्रकार का काम कर गई थी, म्यूटिनी हुई थी। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर, मतलब ये जो बांग्लादेश राइफल्स नाम से, जो बीडीआर नाम की एक इनकी सेक्शन है पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे अपने यहाँ पर सीआरपीएफ है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी करते करते वहां के डीजी शकील अहमद समेत 56 लोगों को मार दिया था। That there has been firing inside the offices of the Bangladesh Rifle Headquarters. Apparently, the firing has been done by the BDR soldiers. उसमें से 17 सिविलियंस थे। तो 2009 में एक तरह से समझिए कि आप सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, इस तरह की एक पैरामिलिट्री फोर्स ने
अपने डीजी को मार दिया, साथ में 56 और ऑफिसर्स को मार दिया, 17 सिविलियंस उसमें शामिल थे। उसके बाद में केवल ये काम इतने दिन तक ही सीमित नहीं रहा, आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। लगभग 12 छोटे मोटे शहर और कस्बों में ये सारी की सारी जो स्थिति है वो फैल गई थी। तो बीडीआर मुख्यालय पर कब्जा होना बांग्लादेश राइफल्स के सिपाहियों का, जो कि एक अर्धसैनिक बल है, और इतने लोगों का मारा जाना, ये एक बड़ी बात मानी जाती है। कहा जाता है कि ये म्यूटिनी थी जिसमें ब्लड शेड हुआ था बांग्लादेश राइफल्स के हेडक्वार्टर के अंदर। अब देखें कि कितने सारे सेना के अधिकारी मारे गए थे, कि जो सेना के कई सहयोगी अधिकारी थे उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी कि वो कैसे दुख में हैं। ऐसी तस्वीरें जिसमें बांग्लादेश के झंडे में लिपटे हुए सैनिकों को इस तरह से दफन किया जा रहा था। अब और इस नरसंहार की बरसी के अवसर पर जो सेना के चीफ हैं वो गए हुए थे पिलखाना, और वहां पर उन्होंने ये बात बोली। अब इसका और महत्व समझते हैं कि अब क्यों बोली। तो देखो इसके पीछे की कहानी क्या है। हुआ ये कि इस काम में जो लोग इन्वॉल्व थे वो थे लगभग 152। उन 152 लोगों को म्यूटिनी के चलते मौत की सजा दे दी गई थी, और 161 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 256 को 3 से लेकर 10 साल तक के कारावास की सजा सुनाई गई थी, और 277 लोगों को अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया था। अब देखो, ये जो 300 लोग थे ना जिन्हें सजा सुनाई गई थी, इन 300 लोगों को, जो 256 थे ना, यहाँ पे लगभग 300 का जो नंबर है, इनको शेख हसीना के जाते ही, सोचो 2013 में ये लोग थे, शेख हसीना के जाते ही इनको फ्री कर दिया गया। मतलब आप सोचें, 2009 के अंदर इंसिडेंट हुआ, 2024 के अंदर शेख हसीना वहां से बाहर आ गई। तो इतने से समय के भीतर भीतर, मतलब ये तो जेल के अंदर बंद थे, ये जो पुलिस वाले थे या सैनिक थे जिन्होंने ये म्यूटिनी की थी, ये लोगों को इन्होंने रिहा कर दिया। और रिहा कर करके, कब रिहा कर दिया तारीख पर अगर नजर डालें तो अभी इस साल ही जनवरी 2025 में। इसका मतलब क्या निकला कि ये रिहा करने वाले लोग एक तरह से सेना के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई की थी, या सेना के खिलाफ जिन्होंने डंडे उठाए थे, झंडे उठाए थे, उनको रिहा कर दिए। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जाती है। दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से इन्हें यह डर लग रहा है कि बांग्लादेश में तख्तापलट हो सकता है, वो क्या है। असल में क्या है कि इन दिनों बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से बांग्लादेश की चर्चा फिर से सब जगह उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? हुआ ये कि बांग्लादेश का एक एयरफोर्स बेस है, उसके ऊपर कुछ उपद्रवियों ने पत्थर भांटे फेंकने शुरू कर दिए, पत्थर मारने शुरू कर दिए, जिससे एक व्यक्ति की मौत की खबर निकल कर आई। तो बांग्लादेश के एयरफोर्स स्टेशन पर, ये देखें तस्वीरें, जिस तरह से बांग्लादेश के एयरफोर्स स्टेशन पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं से फायर करते हुए लोगों को देख सकते हैं। तो हुआ ये कि बांग्लादेश के एयरफोर्स स्टेशन पर एक अटैक होता है, और वो अटैक कहा गया कि जो वहां के आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने किया है। और क्यों किया है? बोले साहब, ये एयरफोर्स स्टेशन कॉक्स बाजार में आता है, और वहां पर जो लोग हैं वो सेना की जमीन को अपने बीच में पाकर खिन्न हैं। वो चाहते हैं कि सेना इस जगह को छोड़कर चली जाए। हेडलाइन बनती है, लोकल अटैक बांग्लादेश एयरफोर्स कॉक्स बाजार बेस। अब इस कॉक्स बाजार को समझिए। देखो यहां पर आप पूरी की तरह से सुर्खी देखते हैं, इनकी जो मतलब एयरफोर्स है उसकी तरफ से आता है। तो होता क्या है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टरेट ने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि जो कॉक्स बाजार में एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला हुआ था। अब एक बार इसको समझते हैं मैप के ऊपर कि यह घटना कहां की है। देखो, ये रहा बांग्लादेश, और इस बांग्लादेश को अगर आप और ध्यान से देखें तो बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, बांग्लादेश की म्यांमार से यहां पर एक सीमा साझा होती है, ये रही। ये जो म्यांमार का ये लाल वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये रखाइन रीजन कहलाता है, रखाइन। इधर से ही रोहिंग्याओं की बड़ी संख्या में एंट्री होती है कॉक्स बाजार के अंदर। ये कॉक्स बाजार जो है, एक तरह से आप समझिए कि बांग्लादेश का वो हिस्सा है जहां से म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्याओं ने शरण ली हुई है, और ये अपना ही क्षेत्र बना चुके हैं इसे। तो एक तरह से ये समझिए कि बांग्लादेश अपना ये क्षेत्र लगभग खो चुका है। इस पे बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं का वास है, जो यहां से भागकर यहां आए हुए हैं, और उनका आधिपत्य इतना हो चुका है कि वो अब यहां पर एयरफोर्स के बेस को भी नहीं रहने देना चाहते। आप इधर देखें, ये पूरी की पूरी भीड़ है, और इसमें आप देखें तो ये रहा एयरफोर्स बेस, और इसी एयरफोर्स बेस को 2011 के अंदर शेख हसीना ने बनाया था। तो 2011 में उन्होंने बनाया क्यों था? ताकि म्यांमार के बॉर्डर से अगर कभी कल को कोई एक्शन करना पड़े इस रखाइन प्रांत के खिलाफ तो कर पाए। तो वो तो रही नहीं, और ये जो बेस है इसके ऊपर अभी 2025 के अंदर हमला हो गया है।
तो ये अपने आप में दूसरा बड़ा कारण दर्शाता है जिसमें सेना प्रमुख का ये कहना कि भाई सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तीसरा बड़ा कारण एक और बना है और वो क्या है? आपको मालूम हो तो शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में इस नाहिद इस्लाम नाम के व्यक्ति का बड़ा योगदान था। ये वो लड़का था, स्टूडेंट लीडर था जिसने पूरी क्रांति को जन्म दिया था, नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम को मोहम्मद यूनुस जो है वो काफी बड़ा लीडर बता चुके हैं पहले भी, केयर टेकर गवर्नमेंट का इन्हें हिस्सा भी बनाया गया था। अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम नाहिद इस्लाम की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मोहम्मद यूनुस का साथ छोड़ दिया है। नाहिद इस्लाम ने फिलहाल रिजाइन कर दिया है, ये सबसे ताजा ताजा घटना है। इसका मतलब क्या है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने वाले ग्रुप थे उनका मोहम्मद यूनुस के अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, या फिर इन स्टूडेंट लीडर्स को कहा गया कि तुम अपनी एक पार्टी बना के अलग हो जाओ, इसे कमजोर छोड़ो, क्योंकि अब देखो पलटना तो है, अब कब पलटेगा बस ये देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट लीडर्स जिन्होंने शेख हसीना को पलटा था अब वो खुद निकल गए और देखो बकायदा गले मिलकर के विदा लिए हैं इनसे। ये साहब चीफ एडवाइजर साहब ने नाहिद इस्लाम को बधाई देते हुए कहा कि ठीक है भैया, छोड़कर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई जिसने जीवन ही इस राजनीति के लिए शुरू किया हो वो अगर इन्हें छोड़कर जा रहा है तो उसका तात्पर्य निकल रहा है कि वो कुछ और प्लान कर रहा है। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश में चुनाव होने की सरगर्मियां चल रही हैं, या तो 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में। तो ऐसे में ये व्यक्ति अपनी अलग पहचान स्थापित करना चाहता है, इस कमजोर आदमी की छत्र छाया में नहीं रहना चाहता। ये अपनी पहचान बनाने के लिए नई पार्टी स्थापित करने का प्लान बना रहा है ताकि इलेक्शन में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ये सब कुल जितनी भी बातें हैं अगर आप इनका सार निकालने बैठो तो देखो, पहली बात, सेना पर हमला करने वालों को सम्मान दिया इस आदमी ने। दूसरा, इसके रहते रहते एयरफोर्स बेस पर हमला हो जाता है। तीसरा, इसके साथ वाले लोग साथ छोड़ना शुरू कर दिए। इन तीनों को समराइज करके जो सेना प्रमुख हैं वो बोल रहे हैं कि नेताओं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना बंद करो, देश की सॉवरेनिटी को भयंकर खतरा हो रहा है, संप्रभुता को खतरा हो रहा है। तो इसको अगर हम कंक्लूड करने निकलें तो वो यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो फिलहाल बादल फैले हुए हैं वो छटने की आशंका व्यक्त की जा सकती है, संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो आर्मी चीफ वकार उजमान का बयान से फिलहाल हलचल मची है और डर इस बात का लग रहा है कि कहीं सेना ही तख्ता पलट करके सत्ता पर काबिज ना हो जाए। तो राजनेताओं में एक अलग प्रकार का डर बैठ गया है कि भाई कहीं ऐसा ना हो यही लोग जो हैं ये सत्ता पर काबिज हो जाएं। ऐसे में भारत ने कुछ अपना स्टैंड क्लियर किया क्या? बिल्कुल किया। क्या किया? हाल ही में जयशंकर साहब ने बांग्लादेश के नेताओं से कहा कि देखो, तुम सुबह सुबह उठते हो और भारत को अपने देश में हो रही हर घटना का जिम्मेदार ठहरा देते हो। गुजारिश ये है कि इस तरह की बातें करना बंद करो, ये बिल्कुल रेडिकुलस है, हम इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अभी हुआ क्या ना, जब मोदी जी वहां गए थे अमेरिका, तो ट्रंप ने मोदी जी से कहा कि बांग्लादेश आप ही संभाल लो। ऐसे में भारत का फिर से मजबूती के साथ दिखना लाजमी हो जाता है। यानी भारत भी कहीं ना कहीं से कन्विंस है कि बांग्लादेश का मसला हमें ही निपटाना पड़ेगा, अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तो ऐसे में बांग्लादेश को भारत से भी अब कोई सहमति दिखने की आवश्यकता लगती नहीं है और भारत का धमकाना उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। कुल मिला के सार यही है कि पड़ोस में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। हम केवल यही मानकर चलते हैं, जैसे भी कुछ होगा आपको तत्काल प्रभाव से बताया जाएगा। अगेन एक बार आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस पर्व पर हमने बातें बाजार की पर जो हमारा फंडामेंटल कोर्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, इस पर अंकित 50 कूपन कोड के साथ 999 में ये कोर्स उपलब्ध कराया है। आज रात तक ये कोर्स उपलब्ध है। ऐसे ही फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है वो भी 1999 के स्थान पर आज रात मध्य रात्रि तक 999 में उपलब्ध है। ऐसे ही जो जीएस फाउंडेशन का 4500 का बैच है वो 2999 में, और हमारा इकोनॉमी का जो बैच है वो 999 में उपलब्ध है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।